हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है और अपना ये कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होता है थ्योरी और रिएक्शन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, यानी कि हिंदी में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो बहुत ही अच्छे से हमने समझा था पिछली क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर हमने समझी और बहुत ही मज़ा आया और हम लोग बिल्कुल एकदम लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। अब देखिए, इसमें से क्या है ना कि ऑक्सीकरण का अपने डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ऑक्सीकरण का अपने दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को पढ़ना है और इस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग है ना, जो एक्चुअल में डेली लाइफ में हमारे जीवन में व्यतीत होती है। ठीक है, तो हमें अपचयन के बारे में नहीं देखना है सर, मुझे केवल ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ना है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना है। ठीक है, और दो प्रकार के प्रभाव हैं, बहुत ही आसान है, हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक रहेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। अभी लिखने का काम थोड़ा सा कम है, समझने का काम ज़्यादा है। ठीक, तो दो प्रकार के सर प्रभाव होते हैं। ठीक, पहले का नाम सर क्या है, कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल, धातुओं का संक्षारण। ठीक है, धातुओं का संक्षारण। अभी हम इस पे आते हैं कि सब चीज़ें क्या होती हैं। दूसरा मुझे टॉपिक पढ़ना है सर, क्या चीज़, रेंसिडिटी ऑफ फूड, है ना, खाद्य सामग्री का विकृगंधिता, खाद्य सामग्री का विकृगंधिता। अब क्या होता है, मैं अभी एक एक करके आपको समझाता हूँ। ठीक, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ये हेडिंग लिख लेंगे एंड हेडिंग लिखने के बाद मैं आपको भी बताऊंगा, तब आप लिखना। ठीक, तो देखिए, दो प्रकार के हमें प्रभाव पढ़ने हैं। एक का नाम सर क्या, संक्षारण, संक्षारण। ठीक है, तो इस तरीके से संक्षारण, है ना, इसे हम बोलते हैं सर कोरोजन। क्या बोलते हैं सर, कोरोजन। ठीक है, ऐसे। दूसरा मुझे पढ़ना है विकृगंधिता। अब ये क्या होती है, इस पर हम अभी आते हैं। विकृगंधिता, इसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो हम देख रहे हैं अभी, है ना, ये चीज़। देखिए, हमने देखा ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है, तो हम बोलते थे सर वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक, अब देखिए, ऑक्सीजन सर कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है एयर में। हमारे चारों तरफ क्या है, एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इसमें क्या है सर, एयर है, डिफरेंट टाइप के एयर्स हैं। उस एयर में ऑक्सीजन का भी कुछ अमाउंट है ना, और लगभग है ना 21% के आसपास ऑक्सीजन का अमाउंट होता है। ठीक, यानी कि सर वातावरण में जो उपस्थित एयर है, इस वायु में ऑक्सीजन का अमाउंट है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है ना जो कि एनवायरनमेंट में पड़ी है, जो कि खुले वातावरण में रखी हुई है, हो ना हो उस पर एयर है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ हमारे जो पदार्थ हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी उनका ऑक्सीकरण हो जाए। ठीक, तो यहाँ से हम एक नया टर्म सीखते हैं कि अगर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है तो इसे हम बोलते हैं सर एरियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं सर, एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक, इसका आप हिंदी में एनसीईआरटी में नाम देख लेना, फिलहाल मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एरियल ऑक्सीडेशन, है ना। तो एक हमने नाम देखा एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आपने ये हेडिंग लिख ली, ये हेडिंग लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, ये सब कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, यही चीज़ लिखिएगा, वातावरण में उपस्थित, है ना। इसको लिखने के बाद पहला पॉइंट, वातावरण में उपस्थित, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, वातावरण में उपस्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को, संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को एरियल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एरियल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सिंपल सा एक नाम है जो कभी कभार अगर यूज होगा हमारी ज़िंदगी में तो हमें ये पता रहेगा कि एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा ऑक्सीडेशन का मतलब ही है। जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा वही है, बस यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए जो एयर है ना, जो
ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, एयर में से आ रही है, और एयर कहाँ पर है सर, एनवायरनमेंट में है। बस सिंपल सी बात है ना ये चीज़। अब इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के है ना निम्न प्रभाव होते हैं। इसके नीचे सेकंड पॉइंट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के निम्न प्रभाव होते हैं। जैसे पहला लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट संक्षारण, धातु का संक्षारण। आप ऐसे लिख सकते हो, पहला पॉइंट धातु का संक्षारण, कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग विक्रगंधिता, है ना, विक्रगंधिता, या फिर हम लिख सकते हैं खाद्य सामग्री का विक्रगंधिता, है ना, खाद्य सामग्री का विक्रगंधिता, डेंसिटी ऑफ फूड, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिख लिया। चलिए अब हम आते हैं, अब सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हो संक्षारण, अब इसके बाद आप हेडिंग लिखो संक्षारण, ठीक। देखिए संक्षारण का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी मेटल हो जिसको अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो वातावरण में वो मेटल अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है ना। उस मेटल पे देखो आप, अलग टाइप के मौसम का प्रभाव पड़ता है, कभी सर्दी होती है ना, कभी बरसात होती है, ठीक है, कभी मौसम अलग ही टाइप का बना रहता है, ठीक। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर किसी मेटल को हम लोग खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दें, ठीक है, तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, ठीक। इसका बहुत ही जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है लोहे पर जंग का लगना, ठीक। आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगता है, ठीक। तो लोहे पर जो जंग लगी हुई है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं सर, संक्षारण बोलते हैं, यानी कि सर कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर हम लोहे को छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है, एनवायरनमेंट में छोड़ दें, आपने देखा भी है काफ़ी समय तक छोड़ दो तो लोहे के ऊपर ना एक लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। देखा, लोहे के ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर, ठीक। तो जो ये रेड ब्राउन कलर की लेयर जमा हुई है, ये संक्षारण की वजह से हुई है। किसकी वजह से सर, संक्षारण की वजह से हुई है, ठीक। एक्चुअल में क्या हुआ, लोहे को हमने छोड़ दिया ऐसे, लोहा एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे एयर है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो इस लोहे का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तब लोहे का एक ऑक्साइड जो कि लाल भूरे रंग के तौर पे है ना, लोहे के ऊपर इस तरीके से जमा हो जाता है और परत बना लेता है। तो इस लोहे के ऑक्साइड की वजह से ही वहाँ पर लाल भूरे रंग का एक परत जमा हो रहा है, जिसको अगर हम लोग इस तरीके से रफ करें तो वो पाउडर के रूप में, चूड़ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है। तो हमने समझा, सबसे पहले ये समझा संक्षारण, तो इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं, ठीक। यानी जब किसी धातु के आसपास है ना अम्ल या फिर आर्द्रता जैसी चीज़ें हों, ठीक है, तब लोहे का संक्षारण हो जाता है। कोई भी धातु हो सकता है, जिसमें से हम एक एग्जांपल देख रहे हैं लोहे का संक्षारण। जैसे लोहे के ऊपर क्या हुआ, लाल भूरे रंग की परत जमा हुई, ठीक है। ऐसे चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की परत जमा होती है, यानी चांदी के ऊपर काले रंग की परत जमा हो जाती है ना। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है, ठीक है। और इस तरीके से तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटल को हम एनवायरनमेंट में छोड़ दिए, तो जो एनवायरनमेंट में एयर है उसके साथ मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया है, तो इस मेटल के ऑक्सीडेशन, इस मेटल के ऑक्सीकरण को ही हम क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। मैं अभी लिखवाता हूँ, ठीक। सेकेंड पॉइंट सर क्या, विक्रगंधिता। विक्रगंधिता कभी आपने देखा होगा, जो खाने की चीज़ें होती है, जो खाद्य सामग्री होती है, अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ दें, है ना, अच्छे से पैक ना करें, ठीक, फ्रिज में ना रखें, ऐसे खुला एनवायरनमेंट में छोड़ दें पैकिंग खोल उल के, ठीक, तो क्या होता है कि एक दिन के बाद उसमें से स्वाद अजीब से महक आती है ना। हम बोलते हैं खाना खराब हो गया है, खाना बासी हो गया है ना, तो उसमें से अजीब टाइप की गंध आती है ना, नॉर्मल स्मेल नहीं आ रही होती है, ठीक। एंड उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, जो टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि सर खाना खराब हो चुका है ना, खाने को फेंक दो, वो खाना बासी हो गया है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे मेरे पास फूड सामग्री थी, खुला रख दिया, तो एयर से, एनवायरनमेंट में से एयर के साथ क्या किया, ये जो फूड था इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इस फूड का क्या हो गया सर, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक। तो इस खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होने की वजह से ही इसका टेस्ट और स्मेल बदल गया, स्वाद और जो सुगंध था वो बदल गए, और खाना क्या हो गया सर, बासी हो गया। तो ये जो घटना हुई, ये जो खाने के साथ घटना घटती है, ये खाने का
है ना, कि जो खाद्य सामग्री है इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है एयर की वजह से, तो खाने वाले ऑक्सीडेशन को, खाने के ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, विकृगंधिता। इसका क्या नाम है सर, विकृगंधिता। ठीक है, तो हम एक एक करके लिखते हैं और समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखा संक्षारण, क्या लिखा, संक्षारण। तो इसके अंदर लिखिएगा पहला पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब किसी धातु के आसपास ना, ऐसे लिख लो आप, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल कौमा आर्द्रता, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल कौमा आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल कौमा आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो इसका संक्षारण हो जाता है। तो इसका, है ना, ऐसे लिख लो आप, तब ये संक्षारित हो जाती है ना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल कौमा आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो अम्ल वगैरह हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, सिंपल सी वही बात है। लिखिएगा उदाहरण के लिए, आगे इसमें लिखिए, उदाहरण के लिए लोहे पर जंग का लगना, उदाहरण के लिए लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, तो वही लोहे पर जंग का लगना, तो क्या हुआ, जैसे मेरे पास आयरन था, क्या था सर, आयरन। तो आप देखो जरा समझो, आयरन, बेसिकली आयरन को मैंने वातावरण में छोड़ दिया ऐसे ही, तो क्या हुआ, आयरन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है और नमी भी है, आर्द्रता मतलब वही नमी है ना, वाटर, एंड नमी भी है, तो सिंपल सा ये नमी हो गया, नमी मतलब वाटर। यानी कि जो आयरन था ना, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, एयर में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसकी वजह से, और नमी भी साथ में है तो वहाँ उसके साथ भी रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से आयरन का ऑक्सीडेशन होकर आयरन का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है सर, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, इसे बोलते हैं हम जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आप देखो, तो ये एक रिएक्शन है जो ये बताती है लोहे के संक्षारण को। क्या बताती है सर, लोहे के संक्षारण को। तो इसे मुझे ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो जल का अणु है ना, जल का अणु, ये जल का अणु परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, X का मतलब क्या है, जल का अणु। ठीक है, यानी कि यह अभिक्रिया अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। अगर यहाँ पर X की वैल्यू 1 है तो 2H2O है, सिंपल यहाँ पे H2O होगा। ठीक, अगर X मतलब अणुओं की संख्या अगर 2 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, तो मुझे यहाँ पर 4, मैं इसी रिएक्शन को 4H2O लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, फिर X2 रखा 2H2O, यहाँ पे 2 रखा तो 2 2 जा 4, तो 4H2O यहाँ कर लेंगे हम, यहाँ पे 2H2O कर लेंगे। यानी कि इस अभिक्रिया को ना, इस समीकरण को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो जल के अणु है, वो परिवर्तित होते रहते हैं। इस X का सिंपल सा मतलब यही है। ठीक, और लोहे पर जंग का लगना, इस चीज़ को हम इस समीकरण से समझा रहे होते हैं कि लोहे का ऑक्साइड हो गया है, ये लोहे का ऑक्साइड बन गया है, और इस तरीके से मेरे पास लोहे का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, वायु और जल की उपस्थिति में। ठीक, समझे, इसे बोलते हैं हम जल योजित, है ना, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, आप लिख लो इसको, इसका नाम है सर जल योजित, जल योजित, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आज का लेक्चर प्योर थ्योरेटिकल है, कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं है, है ना। Fe2O3, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड यानी जल योजित फेरिक ऑक्साइड। बस सिंपल सा ये है, सही है। तो ये सारी कहानी हुई मेरे पास, समझ में आता है ये। चलिए अब लिखते हैं हम लोग सेकंड हेडिंग, विकृगंधिता। तो हमने इसको समझ लिया, बस यहाँ पर इस इक्वेशन से ही मतलब था। और जो भी, अब देखिए जो मेरे पास ये बना ना फेरिक ऑक्साइड, यही होता है सर लाल भूरे रंग का, ये होता है सर लाल भूरा, रेड ब्राउन बोलते हैं हम, यही होता है अपना लाल भूरा।
रेड ब्राउन। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगी होती है ना रेड ब्राउन रंग की, वो इस फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही होती है। मतलब वो जो कंपाउंड वो यौगिक है वो ये फेरिक ऑक्साइड ही है, यानी कि लोहे का ऑक्साइड है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप हेडिंग लिखिए विक्रगंधिता यानी कि रेंसिडिटी, विक्रगंधिता यानी कि रेंसिडिटी, और इसमें हम लोग कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, यहाँ तक हमें क्लियर है। और हमने ये लिख लिया, हम ना हमने हेडिंग लिखी विक्रगंधिता यानी कि रेंसिडिटी, तो इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि विक्रगंधिता का मतलब क्या है, वही फूड का बासी होना, खाने का बासी हो जाना। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं अच्छे से पॉइंट वाइज। लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना। वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर, वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर इनके स्वाद तथा गंध परिवर्तित हो जाते हैं। इनके स्वाद तथा गंध परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विक्रगंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को विक्रगंधिता कहते हैं। ठीक, तो वही मैंने बताया। देखिए होता क्या है कि जो अपने पास फूड होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उनके अंदर वसा होता है। वसा वाले फूड या फिर तेल वाले फूड, ऑयली वाले फूड या फिर फैट वाले फूड होते हैं ना। जैसे कि जो चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स क्या है, उसके अंदर तेल भी है एंड वसा भी है। ठीक, यानी कि हमें दो प्रकार से बातें करनी है। वो फूड जिसमें फैट हो या फिर ऑयल हो, तो क्या होता है अगर इन्हें हम लंबे समय तक छोड़ दें तो इन फूड में जो उपस्थित फैट या फिर ऑयल है, इनका ही ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से। तो एक्चुअल में इन फैट या फिर ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड का, खाद्य सामग्री का स्वाद, टेस्ट और स्मेल बदल जाता है और हमारे पास जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये सिंपल सा। तो मुझे क्या करना है सर, इस रेंसिडिटी को यानी कि जो विक्रगंधिता हो रही है, जो फूड खराब हो जा रहा है, इसके रोकथाम के लिए कुछ करना पड़ेगा, बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो क्या सर संचरण के लिए नहीं करेंगे क्या, है ना। देखिए संचरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संचरण की वजह से क्या होता है कि जो लोहे होते हैं, लोहे पे अगर जंग लग जाता है, ठीक है, तो लोहा वीक पड़ जाता है। देखिए हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें देखो आप किसी मेटल की बनी होती है, मेटल, लोहे की या फिर स्टील की। जो अपना घर का रेलिंग है, जो गेट है, खिड़कियां हैं, ठीक है, कार की जो बॉडी है, जो पुल्स हैं, हर जगह लोहा यूज होता है। अब लोहे का तो पता है कि अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो उसका कोरोजन हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, जिसकी वजह से लोहा कमज़ोर हो जाएगा, वो टूट भी सकता है। ठीक, तो लोहे का जो संक्षारण है, इसके रोकथाम के लिए भी अलग अलग विधियाँ हैं। सिंपल सा आप देखिए ना कि खिड़कियों पे हम लोग, अगर लोहे की खिड़की है तो हम उस पर पेंट करके रखते हैं, है ना, रेगुलर पेंट करवाते रहते हैं जिससे कि कोरोजन ना हो, संचरण ना हो। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर तेल का यूज़ करते हैं, है ना, खिड़कियों पर जो लोहे वाला पार्ट है उस पर हम लोग तेल का यूज़ करते हैं, तेल लगा के रखते हैं। ठीक है, या फिर हम ग्रीस लगा के रखते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अपने पास मेथड होते हैं जिसे हम चैप्टर नंबर 3 में जाके और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये संचरण वाले पार्ट को लेके कि किस तरीके से मुझे कोरोजन को रोकना है। ठीक है, 2-3 बातें मैंने आपको बता दी, क्या क्या, पेंट करके, तेल लगाकर, ठीक है, और सर ग्रीस लगाकर ऐसे। तो संचरण इसलिए इम्पोर्टेंट है। सही, अब मैंने आपको लिखवा दिया कि विक्रगंधिता क्या होती है। ठीक, अब विक्रगंधिता को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखिएगा इसके नीचे सेकंड पॉइंट। ठीक, विक्रगंधिता के बचाव के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। विक्रगंधिता के बचाव के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जो फूड है, जो खाद्य सामग्री है, वो विक्रगंधित ना हो जाए, रेंसिड ना हो जाए। ठीक, अब देखिए अगर विक्रगंधित होता है तो स्वाद खराब हो जाता है, खट्टे का टेस्ट आता है ना। अगर कोई खराब बासी खाना है तो उसका टेस्ट खट्टा होता है, सावर हो जाता है, इसे बोलते हैं रेंसिड यानी विक्रगंधित। ठीक है, ये चीज़। तो बचाव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फैट या फिर जो ऑयल है, खाद्य सामग्री में जो वसा या फिर तेल है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन ना होने दूं तब विक्रगंधिता भी नहीं होगी, क्योंकि सारा कांड किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम उसमें कुछ ऐसे पदार्थ डालेंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट हो, है ना, जो कि प्रति ऑक्सीकारक हो।
ठीक है, हमने पढ़ रखा है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, अपचायक डालेंगे, है ना, अपचायक। अब अपचायक की भांति कौन व्यवहार करता है? प्रति ऑक्सीकारक। क्या बोला? प्रति ऑक्सीकारक। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। ठीक है, क्या लिखा आपने? जो मैंने बोला था आपको पहला पॉइंट, खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। ठीक, तो प्रति ऑक्सीकारक क्या होता है? अपचायक होता है जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, ऑक्सीकरण होने से रोकेगा। ठीक, हमें इतना समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने समझा प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा जैसे दो प्रति ऑक्सीकारक हैं जो हम देख रहे हैं, हो सकता है कि प्रति ऑक्सीकारक के नाम पूछ ले। प्रति ऑक्सीकारक को बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश में एंटीऑक्सीडेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ, ये पार्ट काट दूंगा मैं। हाँ जी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति ऑक्सीकारक। ठीक, तो अगर हम फूड में प्रति ऑक्सीकारक डाल दें तब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रुक जाएगा, क्योंकि प्रति ऑक्सीकारक अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, दो प्रति ऑक्सीकारक है ना, शायद पूछ लिया जाए। एक को बोलते हैं हम लोग, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। ठीक, इसका नाम है सर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, इसको आप इंग्लिश में ही लिख लेना एनीसोल। ठीक है, ये सब कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि मुझे अभी नहीं पढ़ना है ना, ये सब 12th क्लास के पार्ट है। बस आप नाम देख लो, BHA एक प्रति ऑक्सीकारक है जो कि हम फूड में यूज कर रहे हैं, जिससे कि खाने का ऑक्सीकरण ना हो, यानी कि विक्रगंधिता ना हो। ठीक, क्या नाम है सर? BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। दूसरा सर है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, सब लिख लेना, बस T से है टोलुइन। ठीक, तो मैं फिर से बता दूं, ये दोनों कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका बस मुझे नाम सुनना है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। मुझे बस फिलहाल अभी इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों एक प्रति ऑक्सीकारक हैं जो कि हम फूड में प्रयोग करते हैं, जिससे कि फूड का ऑक्सीकरण ना हो। ठीक है, यानी कि फूड रेंसिड ना हो, फूड में विक्रगंधिता ना आ जाए। ठीक है, तो ये बात समझे ना, विक्रगंधिता मतलब वही फूड का बासी होना, स्वाद खट्टा हो जाना, फूड का खराब हो जाना। ठीक है, ये चीज़। तो आप इसको ज़रा लिख लें। तो हमने समझा सर पहला पॉइंट कि खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ये दो नाम लिख लो आप। ठीक है, ये समझे ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, इधर सब लिख लेना आप। ठीक, तो समय को सेव करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, है ना, आलू के चिप्स आदि जैसे खाद्य सामग्री के पैकेट में, है ना। सेकंड पॉइंट, आलू के चिप्स आदि खाद्य सामग्री, आलू के चिप्स आदि जैसे खाद्य सामग्री के पैकेट में वायु की जगह, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। ठीक है, क्या बोला पहले मैं समझाता हूँ। होता कि आपने देखा है जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं सर हवा भरी हुई है। देखा चिप्स के पैकेट कुरकुरे वाले, लेस वाले भरे भरे होते हैं, फूले फूले, तो बेसिकली उनके अंदर हवा नहीं होती है, उनके अंदर हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। क्योंकि अगर हम चिप्स के पैकेट, चिप्स क्या होते हैं सर? तैलीय पदार्थ है, तैलीय वाली खाद्य सामग्री है। अगर हम चिप्स के अंदर हवा भर देंगे ना, एयर, तो एयर के अंदर तो ऑक्सीजन होती है, तो ये चिप्स क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा एंड चिप्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब अगर चिप्स का ऑक्सीडेशन हुआ तो चिप्स रेंसिड हो जाएगा, वहाँ पर विक्रगंधिता आ जाएगी और चिप्स के पैकेट खराब हो जाएंगे समय के साथ। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि चिप्स के पैकेट्स में इस प्रकार के जो खाद्य सामग्री होते हैं उनके पैकेट में हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरते हैं। सर कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। तो आज से कभी आप देखना ना, तो ये मत बोलना कि पैकेट की हवा निकल गई, पैकेट में हवा नहीं था, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस थी। और आज से आपको ये पता भी चल गया कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरते हैं। तो जो भी ऐसे पैकेट वाली चीज़ें आती हैं जिसमें एयर, आपको लगता है कि एयर, टाइट एयर भरा हुआ है, तो वो हवा नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है। ठीक, क्यों नाइट्रोजन गैस है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही अक्रिय होता है।
बहुत ही कम रिएक्शन करने वाला गैस है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट भी है। ठीक, तो बहुत ही अक्रिय होने की वजह से नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग चिप्स के पैकेट में। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन गैस तो अक्रिय है, तो वो आलू के चिप्स के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, तो इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की में रोकथाम हो गई और चिप्स खराब भी नहीं होगा, यानी कि विक्रगंधीयता को हम लोग रोक लेंगे। ठीक, तो हमने बोला सेकंड पॉइंट, आलू के चिप्स आदि जैसे खाद्य सामग्री के पैकेट में वायु की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, खाद्य सामग्री को रेफ्रिजरेटर में रखकर। थर्ड पॉइंट, खाद्य सामग्री को रेफ्रिजरेटर में रखकर। अगर हमको पता है ना कि अगर हम जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है कि जो खाने को अगर हम ऐसे रख दें खुला तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक, अगर उसी को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, एक ख़राब होने का मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। खुला छोड़ देंगे तो एनवायरनमेंट में एयर की वजह से उस भोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो ख़राब हो गया देसी भाषा में। लेकिन उसी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब नहीं होता है, यानी कि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन रुक जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लो है। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके। दूसरा पॉइंट चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लेना। थर्ड पॉइंट रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके, है ना, फ्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य सामग्री को रेफ्रिजरेटर में रखकर, यानी कि लो तापमान में रखकर, लो टेम्परेचर पे रखकर। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप लिखना, है ना, खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में रखकर। खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में रखकर। ठीक है, अब कोई एक ऐसा बर्तन देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग टाइट बोलते हैं, टाइट कंटेनर में, है ना। जिस बर्तन के अंदर सामान रखा है खाद्य सामग्री, उसके अंदर अगर एयर नहीं जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो वायुरोधी पात्र मतलब ऐसे पात्र, ऐसे बर्तन जिनके अंदर हवा ना जा सके, एयर टाइट कंटेनर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, सिंपल सा वही लॉजिक, हवा नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ठीक, तो चौथा हमने पॉइंट लिखा, वायुरोधी पात्र में रखकर, खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्र में रखकर। ठीक, पांचवा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, है ना, खाद्य सामग्री को सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर। ठीक है, खाद्य सामग्री को सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर। ठीक, तो अगर सूर्य का प्रकाश आता है तब भी उस खाद्य सामग्री का ऑक्सीडेशन हो जाता है और फूड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे किसको, विक्रगंधीयता के बचाव के लिए। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, पहला पॉइंट क्या है, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके। दूसरा पॉइंट नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। तीसरा पॉइंट फ्रिज में रखकर। ठीक है, चौथा पॉइंट एयर टाइट कंटेनर यानी कि वायुरोधी पात्र में रखकर। पांचवा पॉइंट सूर्य के प्रकाश से दूर रख के, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर आपको। ये हो गया अपना रेंसिडिटी यानी कि विक्रगंधीयता, और सब कुछ समझाने वाली चीज़ थी। इसे आप लोग अपनी भाषा में, है ना, समझ सकते हो। लिखने वाला पार्ट आपको कहीं भी दिख जाएगा। मैंने आपको थ्योरी भी लिखा दी और चीज़ों को समझा भी दिया। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, कोरोजन पढ़ लिया, संक्षारण पढ़ लिया, लोहे पे जंग का लगना पढ़ लिया, और किस तरीके से मेरे पास फूड खराब होता है, कैसे बचाव करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो टॉपिक खत्म बिल्कुल। एक लास्ट टॉपिक है जो कि स्टार्टिंग में दिया होता है, वो हम अभी देखते हैं। ठीक, तो हेडिंग लिखिएगा, फटाफट खत्म करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, हेडिंग लिखेंगे हम लोग। मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण मैं पढ़ा चुका हूँ, बस इसे लिखवाना है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। ठीक, तो अभी तक हमने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। ठीक है, जैसे कि संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण वाली। ठीक है, बहुत सारी पढ़ी। ठीक, तो वही वाली बात मैंने आपको एक दिन क्लास में बताई थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी एक विशेषता होती है। ठीक, जैसे कि हो सकता है कि उस अभिक्रिया में गैस निकल जाए, यानी कि गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है। तो उसको हम लिखते हैं एक एक करके। तो हमने हेडिंग लिखा आपने, रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण। पहला पॉइंट लिखिएगा, गैस का निकलना। पहला पॉइंट गैस का निकलना। तो आपको याद है स्टार्टिंग में जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो बहुत सारे रिएक्शंस में गैस निकली थी, है ना। तो गैस का निकलना एक क्या है, प्रॉपर्टी है रिएक्शन की। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, है ना, अवक्षेप का बनना। सेकेंड पॉइंट अवक्षेप का बनना। तो कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप भी बना था, याद है आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो पहला लिखा हमने। ठीक है, गैस का निकलना। दूसरा अवक्षेप का बनना। तीसरा, है ना, रंग का बदल जाना।
कलर चेंज, रंग का बदल जाना। याद है हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी जहाँ पर रंग बदल जा रहा था, ठीक है, तो रंग का बदल जाना। ठीक, चौथा पॉइंट तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज होना। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, तो वहाँ पर तापमान में चेंज हो रहा है। तो चौथा पॉइंट तापमान में चेंज होना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं। यानी कि पहला हमने देखा गैस का निकलना, फिर अवक्षेप का बनना, ठीक, फिर रंग का चेंज होना, ठीक, फिर क्या तापमान में परिवर्तन। तो ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखो या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण लिखो, तो हमने ये 4 पॉइंट लिखना है और इसके लिए इन 4 पॉइंट से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे। और एग्जाम्पल क्या है, वो रासायनिक अभिक्रियाएँ जो हमने इतनी सारी पढ़ी थी उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए थे, तो मैंने उस वक्त आपको बता रखा है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो उन्हें पता है कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर लिंक कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग बिल्कुल लास्ट तक आ चुके हैं। तो ये अपना 10th लेक्चर होगा। तो हमने जितना भी कुछ पढ़ा ना इस सीरीज के दौरान, इस जर्नी के दौरान, तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। और अगर आपने पूरे लेक्चर बहुत ही ईमानदारी से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट नहीं होगा। आपके माइंड में बहुत सारी पिक्चर क्लियर होगी। और अब अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, है ना, कोई भी मोटी वाली बुक पढ़ो या फिर आप NCERT भी पढ़ो, तो आपको सभी चीज़ें एक एक करके बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। और आप NCERT का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जितना भी कुछ हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमने पढ़ने पर बहुत समय दिया है। मैंने चीज़ों को समझाने में बहुत समय लिया है, हर एक एक चीज़ आपको समझाई है। ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप अगर खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हो इतना 10 लेक्चर देखने के बाद, तब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप NCERT के आप सारे क्वेश्चंस कर भी सकते हो, हम भी क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि क्या मैं क्वेश्चन करवा दूँ NCERT वाले, कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो उस पर कुछ वीडियो आ जाएगी। ठीक, तो फिलहाल ख़त्म करते हैं हम लोग। तो ये वाला पार्ट मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बातें नहीं की। ठीक है, नॉर्मल सा ये पार्ट था, 2 पार्ट हमें समझना था। थ्योरी वाला पार्ट है, रिएक्शन वाली पार्ट है नहीं। एक रिएक्शन वही जो हमने लिखा आयरन का ऑक्साइड, बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लियर, यहाँ तक ख़त्म कहानी। ठीक, तो अब मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, इसका क्वेश्चन भी करेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।